हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 12th की सीरीज वेक्टर अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं, जिनमें कुछ बता चुके हैं, कुछ बताना बाकी है। जो बताना बाकी है उसी पे काम करते हैं आज। जो दे रखा है, जो लिखा है मैंने, थोड़ा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। a डॉट बी इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा? तो उसके लिए फार्मूला लिखा है cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। इससे निकलता है एंगल। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर होंगे। दो तरीके हो गए। एक तो ये है कि अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम a डॉट बी निकालेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अदरवाइज आप एंगल निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको दे दिए जाएं, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, तो उसमें हमने बताया था राइट एंगल निकालने के लिए ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर निकालेंगे। सबसे बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन अब जब फार्मूला जान जाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? हमें 3 लाइन मालूम हो जाएंगी। अगर हमें 2 ही लाइन दे रखी है और हमें चेक करना है कि इनके बीच एंगल 90 है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों लाइन के वेक्टर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद cos थीटा निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू 90 आ जाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर थीटा की वैल्यू नहीं आती है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर इसके बाद हमने जो एक चीज और लिखी है कि अगर सेम कंपोनेंट है यानी कि सेम डायरेक्शन की बात करें, चाहे आई हो, जे हो या के हो, इसका मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, जब हम कोई डॉट, जैसे मान लीजिए लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस के और इसकी मल्टीप्लाई हम कहते हैं कि इसको आपको करना है i माइनस 2j और माइनस 3k से अगर मल्टीप्लाई करनी तो क्या आएगा? देखिए 2i की मल्टीप्लाई जब i से होगी तो 2i इंटू आई जब करेंगे तो मैंने बोला i इंटू आई 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर i की किसी दूसरे के साथ होगी यानी कि i डॉट j अगर लिखा जाएगा या कि j डॉट k लिखा जाएगा या k डॉट i लिखा जाएगा तो इनकी वैल्यू 0 होती है। i डॉट j लिखा हो या j डॉट k लिखा हो या k डॉट i लिखा हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब ये कि जब हम 2i की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 आएगा, जबकि इन दोनों से करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी। जब सेकंड मल्टीप्लाई हम 3j की करेंगे तो 3j की i से करेंगे 0 हो जाएगा, 3j की 2j से करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6 माइनस का 6 आ जाएगा, जबकि 3j की अगर 3k से करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि j और k का जो मल्टीप्लाई करने पे आता है वो 0 आता है। फिर k के लिए करेंगे तो k और i की मल्टीप्लाई 0, k j की मल्टीप्लाई 0 और k की मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो माइनस 3 की 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। ठीक है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जब निकालेंगे वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, उसके लिए डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, लेकिन जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर वैल्यू यानी कि आई जे के उसमें नहीं होगा। तो ये बात हो गई। उसके बाद हमने आपको बताया प्रोजेक्शन लिखा है। प्रोजेक्शन क्या है? जैसे मैंने फिगर बनाई है कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है ए और अगर इसका प्रोजेक्शन हमें किस पे निकालना है? एल लाइन के ऊपर निकालना है, तो इसमें वेक्टर क्या लिया हमने? पी लिया। अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें एल लाइन पर पी के लिए निकालना है तो इसका फार्मूला, जो इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्शन अगर निकालना है या प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो लिखना है और जिसके ऊपर ले रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। और यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर में लिखा जाए, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम लिखा सकते हैं a इंटू पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। तो चाहे ये समझो आप या आप ये समझो, दोनों का मतलब एक ही है, बट यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ पे लिख दिया इसलिए ये मिल गया हमको।
तो ये तो बात होगी, कुछ जो चीज़ें इसमें बतानी थी हमको। इसके बाद हम आएंगे, अगर एक्सरसाइज पे आए, कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं इसमें, उनको भी समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। देखिए अभी कुछ चीजें और भी इसमें आएंगी जो हम आपको बताएंगे इसी के साथ। तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, जब a की मल्टीप्लाई a से होगी तो a इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हम और समझाएंगे। फिर अगर हम a की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो कितना आ जाएगा, a b आ जाएगा। फिर b की करेंगे तो b a आ जाएगा, और b यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। b इंटू बी लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे। जानना क्या है, जानना ये है कि देखिए a डॉट a लिखा है, अगर किसी वेक्टर की उसी से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर आएगा वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। करना चाहे तो इसको चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि जो मैं बता रही प्रॉपर्टी है वैसे तो डायरेक्ट आप यूज करिए, चाहे तो हम करके दिखा दें, तो करने में टाइम जाएगा। चलिए फिर भी बता ही देते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर ले लिया i प्लस 2j ले लिया, और बी वेक्टर ले लिया हमने, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 2i प्लस 3j ले लिया, k भी ले सकते थे लेकिन हमने छोटे के लिए 2 ही ले लिए। अब अगर a की मल्टीप्लाई a से कराएंगे, इसका मतलब a डॉट a अगर निकालेंगे तो i प्लस 2j की मल्टीप्लाई i प्लस 2j से जब होगी तो क्या आएगा, i की i से होगी 1 आ जाएगा, i की जो 2j से करेंगे 0 हो जाएगा, 2j की y से करेंगे 0 हो जाएगा, 2j की 2j से करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो कितना आया, 5 आया। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालें, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या था, अंडर रूट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आया, रूट 5 आया। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। तो हमने क्या बताया, a डॉट a को हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताई आपको कि वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर उसी से स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से b और b को करेंगे तो ये भी वेक्टर b का आ जाएगा स्क्वायर, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a में कोई अंतर नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, मान लीजिए काट दिया है तो बचेगा क्या, बचेगा वेक्टर a स्क्वायर माइनस वेक्टर यानी कि इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक तो ये आ गया। क्वेश्चन कुछ और भी दिया हुआ क्या दिया है वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस करने में कितना आएगा, 63 भाई 64 टाइम्स ऑफ दिस माइनस ये करेंगे तो 63 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 8 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8/63। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 2√2, जबकि इसका रूट आ जाएगा 3√7। निकालना क्या था इसमें हमको, फाइंड a एंड b। जब हमको b मालूम हो गया तो b की वैल्यू अगर रख ली जाएगी तो a मिल जाएगा। देयरफॉर a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 8 इंटू 2√2/3√7 यानी कि 16√2/3√7। ठीक है, क्लियर है जी। क्या दिया था, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, सॉल्विंग किया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लियर है कॉन्सेप्ट इसमें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी थीटा दे रखा है। थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री। थीटा दे रखा है 60 एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, हमने बोला आपसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कितनी, 1/2। और हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर a एंड b, जबकि उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू
इस तरीके से क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। तो जो फार्मूला हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। cos थीटा cos 60, a डॉट बी की वैल्यू कितनी 1/2। यहाँ पर दोनों ही सेम है तो अभी बाद में लिख लेंगे, पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये 1/2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल है। तो वैसे तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी 1/2 आ जाएगी और b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग हमने बता दिए कितने कितने होंगे 1/2 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो उसके लिए एक फार्मूला भी अभी हम आपको बताएंगे जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ा है, लेकिन 9th का फार्मूला बच्चों को शायद याद नहीं होगा। ये 0 दे रखा है और जबकि हमको वैल्यू जो निकालनी है कुछ और भी दिया हुआ है, कुछ और। अच्छा, ए बी सी यूनिट वेक्टर दे रखा है। अगर यूनिट वेक्टर होते हैं तो एक बात और जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखते हैं इस तरीके से, तो इनके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर। क्या दिया हुआ है कि सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू हमको निकालनी। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या कुछ इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा था क्लास 9th में। जी हाँ पढ़ा था। तो उसका फार्मूला था a स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 0 लिखना है आपको। 0 का स्क्वायर 0 आएगा। ये तीनों वैल्यू 1 1 है तो चाहे तो इसको 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 1 1 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, तो ये 2 अपॉन में जाएगा तो माइनस का 3/2, ये हो जाएगा आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फाइंड द प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आया है, इसको हम बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। किसका प्रोजेक्शन है? जिसका प्रोजेक्शन है उसको ये लिख लेते हैं, और जिस पर प्रोजेक्शन है उसको p लिख देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था हमें निकालना फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अगर प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है प्रोजेक्शन, तो ये हो जाएगा a इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ p। और यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए हमको? p का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप निकाल लें तो क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर यानी 49, b स्क्वायर यानी 1, 8 का स्क्वायर 64। ऐड करेंगे तो 64 और 50 114। तो यहाँ पर अगर एक की जगह लिखे तो एक की जगह लिख सकते हैं i प्लस 3j प्लस 7k और 7i माइनस j प्लस 8k, और इसके अपॉन में वेक्टर p का मैग्नीट्यूड जो कि हमने निकाला हुआ है अंडर रूट 114। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, मैंने बताया था i की मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आता है, i की मल्टीप्लाई 1 आती है, लेकिन बाकी के साथ 0 हो जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा 7, दूसरा क्या आएगा -3, और तीसरा क्या आएगा
56। बाकी क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर आई की मल्टीप्लाई बाकी दो से करेंगे तो जीरो केवल एक ही टर्म पहले के लिए आएगा, दूसरे के लिए भी केवल पहला एक ही टर्म बचेगा और तीसरे के लिए भी सिर्फ एक ही टर्म आएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा 100√14, 56 60 अपॉन 100√14। चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस। ये आ गया वेक्टर और यूनिट वेक्टर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात और आप जान लो, शायद मैंने वही चीज़ बार बार, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर तो अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, अगर हम यूनिट वेक्टर और वेक्टर की मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, कहाँ गया, यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, चलिए क्या आ जाएगा, क्या मतलब है, दोनों वेक्टर अगर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों सेम हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, यहाँ पे मॉड है, तो जब ये कटेगा तो एक बच जाएगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर और वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमको। इसको खाली कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे इस चीज़ को, इतना जान लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए अगले वाले क्वेश्चन में दिया है कि कोलिनियर प्रूफ कीजिए। कोलिनियर पिछली वाले क्लास में बताया था मैंने कि अगर ABC 3 दे रखे तो हम AB BC CA निकालते हैं, ठीक है। और कोलिनियरिटी के लिए क्या दिखाते थे हम कि एक वेक्टर दूसरे कुछ टाइम्स होता था तो कोलिनियर होता था। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसके लिए क्या हो सकता है, AB वेक्टर बना लीजिए, BC वेक्टर बना लीजिए। बनाने को हम CA ही बना सकते हैं, बट AB BC बना लीजिए और इनमें इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। अगर वो एंगल 0 डिग्री आ जाए, करते हैं इसको, देखिए शो दैट A पॉइंट दे रखा है 1 2 7, B पॉइंट दे रखा है 2 6 3 और C पॉइंट दे रखा है 3 10 -1। अगर हम AB निकालें तो AB निकाले B माइनस है, 2 में से 1 माइनस होगा 1i, 6 में से 2 माइनस होगा 4j और 3 में से 7 माइनस होगा तो माइनस का 4k। ऐसे अगर हम BC निकाल लें तो 3BC मतलब C माइनस B, तो 3 - 2 यानी i, 10 - 6 यानी कि 4j और -1 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3k। माइनस क्या है इसमें, -4k, क्यों माइनस करना है, -1 से -3 करना है। तो अब इसमें तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या दिख रहे हैं हमको, इन दोनों के जो भी डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर होगा। इतना सफिशिएंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में लिख के तो नहीं आता है कि हाँ एंगल निकालो। अगर एंगल निकालने के लिए आएगा तब क्या करेंगे, तब इन्हीं के लिए जो काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 16, तो ये आ जाएगा √33 और इसका भी √33 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ही डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो अगर हम यहाँ पर काम करते हैं, अगर cos थीटा निकालते तो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर इन दोनों के आपको देख रहे हैं ना, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, तो A और B आपस में इक्वल है। ये फार्मूला हो गया। वैल्यू फिल करें, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो i की मल्टीप्लाई 1, 4 की मल्टीप्लाई 16 और यहाँ पर प्लस का 16। नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड यानी कि √33 इंटू √33 33 आ जाएगा। 16 16 32 33 और नीचे भी 33, कट के क्या आ जाएगा 1 कितने वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, और थीटा 0 होने का मतलब कोलिनियर, थीटा 0 होने का मतलब कोलिनियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू।